ऑन कर दो। देखिए किसान भाइयों, खेती एक इतना पवित्र विषय है कि वो जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। खेती इसलिए की जाती है कि हमको शुद्ध भोजन मिले, शुद्ध पानी मिले और शुद्ध ऑक्सीजन मिले। मनुष्य की जो मूल ज़रूरतें हैं वो है शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन। आज की जो आधुनिक कृषि तकनीकी है, रसायन आधारित, फर्टिलाइज़र आधारित, उससे क्या हुआ कि मेरे जो सांस लेता हूँ ना, उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं है। जो पानी पीते हैं, सब ने सुना होगा पानी में इतना टीडीएस पानी में हो गया, 1800 टीडीएस हो गया, 2200 टीडीएस हो गया, 3200 टीडीएस हो गया। टीडीएस का मतलब है पानी में हैवी मेटल्स, आर्सेनिक है, कैडमियम है, लेड है, ये हमारे पानी में हैं और ये चीज़ें हमारे भोजन में भी हैं। तो हम एक दूसरे को, चूँकि रुपए के चक्कर में और सारा सिस्टम, सारे देश में एक आंधी ऐसी चल रही है कि आर्थिक युग है, पैसा कमाना है, पैसा ज़्यादा कैसे आएगा? तो बोले पैसा ऐसे ज़्यादा आएगा जब उन्नत खेती होगी, ज़्यादा पैदावार होगी। ज़्यादा पैदावार कैसे होगी? जब हम खूब फर्टिलाइज़र डालेंगे, खूब पेस्टिसाइड डालेंगे तो पैदावार ज़्यादा होगी। पैदावार ज़्यादा हो गई 300 मिलियन टन से ज़्यादा खाद्यान्न पैदा हो गया। आज हम किसी से पूछें क्या आप जो खाना खा रहे हो वो उसमें टेस्ट है, उसमें पौष्टिकता है? जो पानी पी रहे हो वो क्या पीने योग्य है? नहीं है। तो आज की संसार में क्या है कि ये जो पैसे का है ना, आर्थिक नज़रिए के कारण किसी की जेब में तो पैसे आ गए होंगे, लेकिन उसका दम घुट रहा है, उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं है, वो बीमार है और ढेर सारा पैसा ज़्यादा खेती में पैदा करने के चक्कर में जो मैंने ज़्यादा ख़राब खेती की और जो ज़्यादा पैसा आया वो सादा पैसा कहाँ चला गया? अस्पताल में। आपको क्या मिला? 0 बटा सन्नाटा। हमारी ज़मीन भी, जिसको मैं माँ कहता हूँ, जिसका पाँव छूता हूँ, जिसकी पूजा करता हूँ, वो ज़मीन बंजर होने को आ गई। तालाब सूख गए, कुएं सूख गए, जंगल कट गए, चिड़ियाँ ख़त्म हो गईं, केचुआ ख़त्म हो गया, मेंढक गायब हो गया। तो ये जो भ्रम है ना मेरा, मतलब हमारा क्या, पूरे देश का भ्रम है। नीतियों के आगे, नीतियों में भी भ्रम है, ब्यूरोक्रेसी में भी भ्रम है, टेक्नोक्रेट के सामने भी भ्रम है, आम किसान को भी भ्रम है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हमको लगता है मैं अच्छी दुनिया की ओर जा रहा हूँ, लेकिन हकीकत क्या है? हम अपने और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। हमारा आज का कहता कोई नहीं है, लेकिन आज का इंसान ये कह रहा है अपने बच्चों से कि मैं तो डूबा हूँ सनम, तुमको भी ले डूबूंगा। तो खेती एक पवित्र विषय है। तो आज अभी आपके सामने जो मैं एक विषय रख रहा हूँ कि हमारा पानी शुद्ध हो, हमारा भोजन शुद्ध हो, इसके लिए हमको कुछ इस नेचर के बारे में अच्छा सोचना है। क्या अच्छा सोचना है? देखिए, अभी इस बारिश में पूरे देश में कहीं 500 मिलीमीटर, कहीं 600 मिलीमीटर, कहीं 1000 मिलीमीटर, कहीं 400 मिलीमीटर पानी गिरा ना। ये पानी ब्रह्मा जी के कमंडल से गिरा, अमृत के समान था। अगर ये पानी गांव में, खेत में रुकता, तालाब में रुकता तो कुआं रिचार्ज होता, फिर कुएं का पानी पीते तो उसमें कोई हैवी मेटल्स ना होते। लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं, सिस्टम क्या कह रहा है, टेक्नोलॉजी क्या कह रहा है, विज्ञान क्या कह रहा है? अरे क्या चिंता है भगवान के पानी से, हमें क्या लेना देना? मैं तो बोरिंग करना आ गया, मैं ज़मीन के नीचे से पानी निकाल सकता हूँ। ठीक है ना? तो जब ज़मीन के नीचे से आप पानी निकाल रहे हैं तो उसमें हैवी मेटल्स हैं। अब मुश्किल देखिए,
अगर वो हैवी मेटल पानी पीता हूँ तो मरने को तैयार रहिए, बीमार होने को तैयार रहिए। अगर उसको आरओ से फिल्टर करता हूँ तो हैवी मेटल्स भी निकले, उसके मिनरल्स भी निकले, तो भी घुटने काम नहीं करेंगे। मतलब इधर कुआं इधर खाई, ये मनुष्य के जीवन में आज आ गया है। अब जैसे हम लोग सारे लोग सब्जी खाते हैं ना, फल खाते हैं, हकीकत पता है। डॉक्टर कहता है हरी सब्जियां खाइए तो आप स्वस्थ रहेंगे, और मैं कहता हूँ हरी सब्जियां खाना, जिसको जल्दी मरना हो हरी सब्जियां खाए। सब्जी आज की तारीख में सब्जी ना होकर के वो डायरेक्ट जहर है, सबको पता है। 1 एकड़ टमाटर में, मिर्चा में, बैंगन में 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख तक का पेस्टिसाइड किसान डालता है, क्योंकि उसको समझाया जो टेक्नोलॉजी ने है वो ये समझाया है कि मिर्चा में 1 एकड़ में 2 लाख रुपए की आमदनी होती है। लेकिन हाँ, उसको हाइब्रिड बीज दिया गया, और बीज बेचने वाले ने क्या कहा, देखो भाई हाइब्रिड बीज है, इसकी हिफाजत बहुत करनी है, अगर 500 कुंटल पैदा करना है तो इसमें हर चौथे दिन ये पेस्टिसाइड डालने पड़ेंगे। अब वो पैसे के लालच में डाल रहा है, मंडी में बेच रहा है, लोग खरीद रहे हैं और लोग खा रहे हैं। जो पेस्टिसाइड बेच रहा है, कई पेस्टिसाइड बेचने वालों से हमने कहा इतना यार क्यों डलवाते, बोले साहब मैं तो पापी पेट का सवाल हूँ, दुकान किया हूँ, मेरा तो धंधा ही यही है कि जितना ज़्यादा बिकेगा उतना ही माल आएगा। हमने कहा तू सब्जी कहाँ से खरीदता है, बोले बाज़ार से। तो हमने कहा सुन, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है ना, वो खुद भी गिरता है उस कुएं में। तो मेरा उद्देश्य नेचुरल फार्मिंग को बताने का ये रहता है, जैसे कल मैंने जीवामृत की बात बताई कि अगर मैं जीवामृत ज़मीन में डालता हूँ तो ज़मीन में जो निगेटिव पैथोजिन है, जो किसी भी फसल में बीमारी पैदा करते हैं। अच्छा एक बात और बता दूँ, फसलों में लगने वाली 70-80% बीमारियाँ ज़मीन से ही जन्म लेती हैं। तो ज़मीन में जो बीमारी का काजल ऑर्गेनिज्म था, अगर मैं उसको ज़मीन में ही डिस्ट्रॉय कर दूं तो हमारी फसल में बीमारी नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा कि जीवामृत जब डालेंगे तो ज़मीन में जो निगेटिव पैथोजिन थे बीमारी फैलाने वाले, वो सब मर जाएंगे। मतलब ये पॉजिटिव पैथोजिन निगेटिव पैथोजिन को वहीं कंट्रोल कर लेंगे। ये प्रकृति का नियम है, ध्यान रखना। जंगल में कोई बीमारी नहीं है और न जंगल में कोई कीड़ा है, ये भगवान की व्यवस्था है। भगवान ने कहा है मनुष्य तू अपनी हद में रहे, बकाया सब मैं देख लूँगा। लेकिन हमने क्या कहा, हम अपनी हद में तो नहीं रहेंगे, हम तो हद में पार करेंगे। तो उसने कहा ठीक हद में पार करो, तो फिर मैं भी हद पार करता हूँ। इसीलिए हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं है। तो बहुत सारी बीमारियों को तो मैंने वहीं रोक दिया जीवामृत डाल करके। अब फिर उसके बावजूद भी कोई बीमारी आती, उसके बावजूद भी कुछ कीड़ा लगता है पत्ती काटने वाला, तो क्या करते हैं, हम एक संजीवनी खाद बनाते हैं। संजीवनी खाद में क्या है कि नीम की पत्ती का उपयोग होता है। ये मेरे हाथ में नीम की पत्तियां हैं। 1 एकड़ का अगर कोई किसान है, उसके लिए बता रहा हूँ, 1 यूनिट, 1 एकड़ टमाटर, 1 एकड़ मिर्चा, 1 एकड़ कदुआ, कोई भी फसल 1 एकड़ अगर है तो क्या बनाना है, तो ये 30 किलो नीम की पत्तियां लेंगे और इनको काट देंगे या कुचल देंगे और इस ड्रम में डालें। कितनी, अभी मेरे हाथ में तो 3-4 किलो थी, लेकिन हमें डालनी कितनी है, 30 किलो 1 एकड़ के लिए। हमने ऐसे ही डाल दी, कुचली नहीं, इनको आपको कुचलना है ताकि इसका अर्क बाहर आ सके। फिर उसके बाद ये गोबर है, गोबर ताज़ा होना चाहिए। ताज़े का मतलब ये नहीं होता कि गैया ने भैंसिया ने अभी अभी किया अभी का ताज़ा। ताज़े का मतलब है 2 दिन 4 दिन 5 दिन पुराना। ये गोबर मैंने इसमें डाल दिया। कितना डालेंगे, 30 किलो। फिर इसमें डालेंगे 3 किलो गुड़, ये गुड़, ठीक है ना। अब 30 किलो नीम की पत्ती, 30 किलो गोबर और 3 किलो गुड़, कितना हुआ, 63 किलो। अब इसमें भर देंगे 63 लीटर पानी और इसको घोल देंगे, डंडे से चला देंगे। इसको रखना है धूप में। सूरज भगवान की गर्मी के कारण इसमें फर्मेंटेशन होगा।
तो जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतने जल्दी बनेगा। जैसे जून के महीने में 5 दिन में बन जाएगा। गांव में मतलब गर्मी का सीजन है तो आप समझ लीजिए 5 से 7 दिन में बन जाएगा। ठंड का सीजन है तो 12 से 15 दिन में बन जाएगा। ये संजीवनी खाद आपकी 15 दिन में बन गई या 7 दिन में बन गई। अब फसल मैंने कोई बोई है, मुझे अंदेशा है कि इस फसल में ऐसा कीड़ा आएगा या ऐसी बीमारी आएगी, तो कीड़ा बीमारी आने के पहले अंदेशा जब है या प्रारंभ ही हुआ है तो इससे क्या करेंगे, कितना है मटेरियल 63 कहाँ है, 63 तो सॉलिड है, 63 लिक्विड है 126 लीटर। कुछ पानी उड़ गया तो मानो 120 लीटर। एक ड्रम यहाँ रखेंगे बगल में और उसमें 160 लीटर पानी भरेंगे और इसको डंडे से लाएंगे, इसे 40 लीटर मटेरियल निकाल के इस वाले ड्रम में डाल देंगे। क्योंकि इसको स्प्रे करना है तो इस वाले ड्रम से जो मटेरियल निकलेगा उसको आप छान नहीं पाओगे कपड़े से, इतना गाढ़ा होगा। तो मैंने क्या किया, 40 लीटर ये लिया और 4 गुना पानी 160 लीटर पानी मैंने मिला दिया, डंडे से घोल दिया। घोलने के बाद 12 घंटे के लिए रख दिया तो इसके जो सॉलिड पार्टिकल थे वो सब नीचे बैठ जाएंगे। कुछ 5-10% तैरेंगे तो वो अब हम आसानी से छान लेंगे मार्किन के कपड़े से। तो ये जो 160 लीटर पानी, 40 लीटर ये 180 लीटर जो मटेरियल है उसका छानने के बाद जो बचेगा वो 160 लीटर के आसपास बचेगा, क्योंकि इतना तो सॉलिड निकल जाएगा। अब इसमें रस रसायन सब बन गए। अब जब हम स्प्रे मारेंगे तो पत्ती को चाटने वाला, पत्ती का रस चूसने वाला, पत्ती को काट के खाने वाला कीड़ा नीम के प्रभाव से, चूँकि नीम का जो असर है पत्ती पर तो कड़ुआपन है, तो कीड़ा को अच्छा नहीं लगेगा, कीड़ा मरेगा नहीं इससे। कीड़े को पत्ती अच्छी नहीं लगी तो माइग्रेट कर गया कहीं दूसरे खेत में। अब अगर कोई एरोबिक बैक्टीरिया या बीमारी फैलाने वाला हवा जनित बीमारी आई तो उसको भी ये कंट्रोल करेगा। गोबर, गुड़ और नीम तीनों का जो प्रभाव है वो ग्रोथ प्रमोटर, वर्धक आता है ना, अच्छा फैलाएगा, अच्छा ऐसा होगा, चमकदार होगा, तो ये ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। तो सब्जी की फसलों में 12 दिन के अंतराल पर इसका मुझे स्प्रे मारना है। जब पौधा बड़ा हो गया है, जब फ्लावरिंग पर आने लगा है, अब कीड़ा बीमारी की चिंता ज़्यादा है तो फ्लावरिंग स्टेज पर जैसे ही आया मैंने स्प्रे करना 12 दिन या 15 दिन। ज़रूरत ऐसी आई कि यार लगता है 2 बार और छिड़कें। कंटिन्यू मिर्चा टूटता जा रहा है, टमाटर टूटता जा रहा है, बैंगन टूटता जा रहा है, अभी मेरी फसल खड़ी है तो इसको एक बार फिर एक यूनिट बना लेना है। तो 6 स्प्रे हो गए, 6 स्प्रे में आपकी फसल साफ साफ निकल गई। ये गोबर और गुड़ और नीम की पत्तियाँ बाज़ार में देखो क्या क्या बिक रहा है किसान को। जिब्रेलिक एसिड डालिए एक बोतल में, जिब्रेलिक एसिड 500 रुपए की बोतल, पल्विक एसिड, ओलिक एसिड, या 10-10 किलो की बाल्टियाँ मिलती हैं जाइम की, है ना, बायोजाइम, उसको कहते हैं ह्यूमिक एसिड। ये जितने जाइम एसिड वगैरह है ना जो बिचते हैं, ये अगर आपके खेत में कचरा है, घास फूस है, गोबर है और जीवामृत के जीवाणु हैं, सारे एसिड धरती माँ खुद बनाती है। प्रकृति में इतनी व्यवस्था है कि आप अगर प्रकृति की व्यवस्था के साथ चलेंगे तो प्रकृति के पास इतनी पावर है, सारी चीज़ें, फसल को क्या चाहिए वो ज़्यादा जानती है। जैसे एक माँ है ना, माँ बच्चे को क्या क्या चाहिए वो माँ जानती है, अब हम तो नहीं जानते। तो ये तो हमारी आध्यात्मिक माँ है धरती माता। किस फसल को क्या चाहिए ये माँ को पता है। और अब हमने कहा कि ये तो वैज्ञानिकों को पता है। वैज्ञानिकों को कैसे पता हो गया? किसी को नहीं पता, जो फसल को चाहिए वो माँ को पता है। बस माँ ने कहा इंसान से कि तू मेरे साथ अनाचार, दुराचार, व्यभिचार मत कर। जैसे बरसात का सीजन है
बरसात में आप देख रहे हैं चारों तरफ कहीं भी नज़र दौड़ाओगे तो हरियाली ही हरियाली है। रबी में हरियाली क्यों नहीं होती है? मई जून में हरियाली कहाँ चली जाती है? तो देखना आप, धरती का, पानी का, हवा का, आकाश का, अग्नि का, जो पंच महाभूत हैं, पंच महाभूत मिल करके कुछ ऐसा करते हैं कि पंच महाभूत ने जितनी भी इकाइयाँ संसार में बनाई हैं जीव जगत की, वो कोई भूखों ना मरने पाए। इसलिए माँ की ड्यूटी है इस सीजन में, चूँकि ऊपर ब्रह्मा जी के कमंडल से पानी गिरता है और ये जो वनस्पतियाँ हैं इनको पूरा पोषण मिलता है। ना आपको सिंचाई करनी पड़ रही है, ना आपको यूरिया देनी पड़ रही है, तब भी कमर के बराबर घासें। यही रबी में आपको बढ़ा करके फसलों को बढ़ाने के लिए यूरिया देनी पड़ रही है। इस सीजन में ज़मीन वही, रबी में गेहूं के पौधे को बढ़ाने के लिए यूरिया देनी पड़ रही है, और इस सीजन में घासें भी खूब बढ़ रही हैं। क्यों? ये ईश्वर का या भगवान का एक नियम है। भगवान अपनी व्यवस्था को स्वयं बनाता है, और मनुष्य चूँकि सबसे होशियार, सबसे सुंदर रचना है, तो मनुष्य से ईश्वर ने एक ही प्रार्थना अनुरोध किया है कि तुम हमको जानने का प्रयास करो। जो हम तुम्हारे पिता है ना, जैसे मैंने कल बोला, धरती क्या है? आदि पिता सदाशिव, और धरती के ऊपर जितनी भी हरियाली, ये क्या है? आदि शक्ति माँ दुर्गा। तो जितने भी जीव हैं, तितली हो, मधुमक्खी हो, चिड़िया हो, गिलहरी हो, कछुआ हो, मेंढक हो, सांप हो, बिच्छी हो, क्या खाते हैं? ये सब माँ व्यवस्था करती है, कौन किसको क्या चाहिए। तो इसको अपनी व्यवस्था जब ये कर रही होती तो करने दो। तो ये जो संजीवनी खाद बनती है, अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो सुनना, जैसे आज बहुत सब्जियां पैदा हो रही हैं, सब्जी की कहीं कोई कमी नहीं, फल की कहीं कोई कमी नहीं है, अनाज की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या आप भोजन के नाम पर जहर खा रहे हैं? देखो, पता सबको है, जो भी सब्जी खा रहा, जो भी फल खा रहा, पता सबको है कि आम नहीं ये जहर है, सेव नहीं ये जहर है, अंगूर नहीं ये जहर है, ये कद्दू नहीं ये जहर है, टमाटर नहीं ये जहर है, इसमें इतने स्प्रे किए गए हैं। लेकिन अब आदमी कहता तो फिर क्या खाएं? भाई आपके अनुसार, विनोद कुमार सचान के अनुसार तो कुछ भी खाने लायक नहीं है, तो क्या खाएं? तो मैं कह रहा हूँ, अच्छा उगाओ ना। जब अच्छा उगाएंगे तो अच्छा खाएंगे। लेकिन अब यहाँ एक फिर समस्या है कि कोई किसान कहेगा, बाबूजी अच्छा उगाने के चक्कर में हमारी पैदावार गिर जाएगी। ये है एक प्रश्न। मैं कह रहा हूं कि 200 कुंटल टमाटर हो रहा था, अगर 70,000 का पेस्टिसाइड डाल करके, अगर 70,000 का पेस्टिसाइड मैंने नहीं डाला और 150 कुंटल टमाटर हुआ, तो आप प्रॉफिट में हो। आप हिसाब लगा लो, आय व्यय का लेखा जोखा लगाओगे ना, कितना डाला कितना मिला, तो आपको पता चलेगा नहीं नहीं सही बात है कि अगर इतना मैं रसायन नहीं डालूंगा तो उपज हमारी हो सकता है। और फिर सुनो, कल मैंने बोला कि अगर मैं प्रकृति के नियम को पूर्ण तरीके से समझ गया, जैसे धरती में मैंने जीवांश कार्बन बढ़ा के 1% कर दिया, धरती में जीवामृत डाल दिया, धरती में जीवांश बढ़ गया, तो पैदावार नहीं घटेगी, पैदावार बढ़ेगी। लेकिन आधा अधूरा विषय सुनेंगे, विषय को मैंने आधा समझा, तो हो सकता है पैदावार थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन सुनिए, खेती का मूल मंत्र क्या है? सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। किसान मतलब खेती, मैंने हर रोज़ कहता हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि आप रोज़ वही चीज़ कहते हो, तो मैंने कहा भाई आप रोज़ रामायण पढ़ते हो, आप रोज़ मंदिर जाते हो, अब रोज़ मंदिर जाने वाले से मैं कहूँ आप रोज़ मंदिर जाते हो, तो हमारा धर्म है कि हम रोज़ वही बात बताएंगे। कौन सी बात बताएंगे? कि खेती से बड़ा कोई धर्म नहीं, खेती से बड़ी कोई पूजा नहीं, खेती से बड़ी कोई साधना नहीं। और ये पंच महाभूत में, जिसमें पंच महाभूत में जिन्होंने भगवान नहीं देखा, उनको भगवान कहीं नसीब भी नहीं। 7 जन्म ले लें, भगवान से मुलाकात ना हुई है किसी के, ना कभी होगी।
क्योंकि जिस भगवान जो साक्षात तुम्हारे सामने है, धरती के रूप में, समुद्र के रूप में, आकाश के रूप में, सूरज के रूप में, बादलों के रूप में, जिससे पूरी सृष्टि का कारोबार चलता है, अगर उसमें आप भगवान नहीं देख पाए तो कैलेंडर में भगवान मिलेगा है? तो भगवान भी हैरान है क्या? भगवान सोचता है कि इंसान पढ़ने में कहता है, बोलने में कहता है कि मैं भगवान की रचना हूँ। इंसान किसकी रचना है? और ये इंसान तो भाई साहब आज हमको भी बना रहा है। हम भगवान बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? बोलो। मिट्टी के भगवान, पत्थर के भगवान, अष्ट धातु के भगवान, पीतल के भगवान, एल्युमिनियम के भगवान, कागज के भगवान। अगर कोई दार्शनिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति अगर सीरियस मूड में इस विषय को सोचेगा तो पाएगा कि यार धर्म के नाम पर हम कर तो अच्छा नहीं रहे। जब हम भगवान बना सकते हैं, यानी मैं भगवान से अब बड़ा हो चुका हूँ। धंधा क्या है? रुपए का। यहाँ कोई धर्म नहीं है। हमने जो देखा कहीं कोई धर्म नहीं है, कहीं कोई पूजा नहीं है। सारा का सारा कारोबार, सारा का सारा ये आडंबर सिर्फ कागज के नोट के लिए हो रहा है। और उसी चक्कर में किसान भी फंस गया। अन्न देवता, कभी किसान जो है ना, देश को कहा जाता था देश सोने की चिड़िया था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हूँ बसेरा, भारत देश है मेरा। और क्या था? बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते थे, गम कोसों दूर हो जाते थे खुशियों के कमल। हमारे सिस्टम ने, खुद बुद्धिजीवियों ने, जो अपने स्वार्थ के लिए पूरे के पूरे सिस्टम को, खेती कृषि संस्कृति का जो सिस्टम था, जैसे संस्कृति और संस्कार। संस्कृति क्या है? मैंने कल बोला कि भगवान, पंचमहाभूत और इनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था ही संस्कृति है। जीव जगत, वनस्पति जगत और पंचमहाभूत, यही संस्कृति है। और मेरा संस्कार क्या है? इस संस्कृति को सुरक्षित रखने का नाम ये संस्कार। तो अब हमारी संस्कृति क्या है? बस किसी का पांव छू लो, बड़े बुजुर्ग का पांव छू लो और भगवान जी को सलाम कर लो तो बोले देखो बच्चा कितना संस्कारित है। और धरती को लूट लो, जंगल को काट दो, वर्षा के पानी को बहा दो। और मैं क्या कहता हूँ, सिर्फ भगवान का पांव छूना, यानी कैलेंडर का पांव छूना, किसी बड़े बुजुर्ग का पांव छूना। लोग क्या कहते हैं, परिभाषा ही बदल गई संस्कार की। संस्कार का मतलब था इस संस्कृति को बचा के जो रख ले। अगर हमारा समाज सनातनी, हम कहते हैं ना हम सनातनी हैं। सनातनी का मतलब है कि हम सत्य और सनातन की हिफाजत करेंगे, तब हम सनातनी हैं। नहीं ज़बरदस्ती बोले हम सनातनी हैं, सनातन की ABCD नहीं पता तो हम किसान हैं, किसानी की ABCD नहीं पता। क्या सुन लिया हमने? यूरिया डालना है, DAP डालना है, फंजीसाइड डालना है, बीडीसाइड डालना है, खरपतवार को मारना है, कीड़े को मारना है। जब आप सनातन को, भगवान की व्यवस्था को नष्ट करने के लिए कमर कस लिए और उसके बाद भगवान से आप मंदिर जाकर के कुछ भी मांगेंगे तो भगवान दे देगा? भगवान की व्यवस्था को जो नष्ट करेगा वो शिव मंदिर में जाकर के वो। और सुनना, जो शिवलिंग में दूध चढ़ाता है, मैं पूछता हूँ तुम गाय पाले थे, शुद्ध दूध ले गए थे? नहीं भाई साहब। वहीं बाहर व्हाइटनर का दूध बिकता है। आप देखिए हदें कितनी पार हो गई। शिवलिंग में जो दूध चढ़ाया वो 20 रुपए का 1 लोटा मिला। हमें पता है कि दूध नहीं है, लेकिन फिर भी हम शिवलिंग में चढ़ा रहे हैं। तो मैंने कल बोला जैसा चढ़ावा वैसा ही प्रसाद मिलेगा। धरती को लिए, धरती ही शिव है, माँ पार्वती, जो जितनी वनस्पतियाँ वही माँ पार्वती हैं। बस अपने शिव पिता को, अपनी माँ पार्वती को केवल कंसीडर करना है, हमें किसी चीज़ को नहीं मारना। तो जब मैंने संजीवनी खाद बना के स्प्रे मारी, ये शुरू किया, तो हमारे 30,000, 35,000, 40,000 जो कुछ सब्जी में, फलों में लगता तो बच गया कि नहीं बच गया? लेकिन मैं 2 चीज़ें देश के किसानों से कहता हूँ कि आप संजीवनी केवल बनाएंगे और सोचेंगे फसलों के रोग मुक्त हो जाएगा, नहीं होगा। मैं बताता हूँ, जीवामृत डालेंगे
और फिर संजीवनी केवल वायु जनित बीमारियों को रोक सकती है। संजीवनी केवल वायु जनित बीमारियों को रोकेगी, जमीन से जन्म लेने वाली बीमारियों को नहीं रोकेगी, क्योंकि वो पेरेंटल डिजीज हो गई। वो फंगस जो टमाटर के मिर्च के पौधे में आकर के बीमारी का लक्षण प्रकट किया है, वो फंगस मिर्च के या टमाटर के पूरे सिस्टम में है, और आप ऊपर से दवा डाल के मारना चाहते हैं, कभी नहीं मरेगा। तो इसलिए भूमि से जन्म लेने वाली बीमारियों को ज़मीन में रोकना है, और हवा से जन्म लेने वाली बीमारियों को संजीवनी से रोकना है। हम किसी को जहर नहीं परोसेंगे, हम किसी को जहर नहीं परोसेंगे। कोई कुछ भी करे, हमने संकल्प लिया कि मैं अपना अनाज, अपना फल, अपना सब्जी जो कुछ भी उगाऊंगा वो ऐसा होगा कि जो खाएगा वो मरेगा नहीं, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसका सब कुछ अच्छा होगा। और अभी हम किस भाव से उगा रहे हैं? अभी भाव क्या है? कहते हैं ना, भगवान भाव का भूखा है। अभी भाव क्या है? हमारे विचारों में, मेरे भावों में एक ही कागज़ का नोट आँखों के सामने तैरता रहता है। कागज़ का नोट आँखों के सामने ऐसा दिन रात घूमता है कि हम दुनिया देख ही नहीं पाते। ना हमें भगवान दिखता है, ना धरती दिखती है, ना इंसानियत दिखती है, कुछ नहीं दिखता। केवल क्या? कागज़ का नोट मिल जाए तो मैं धार्मिक हूँ, कागज़ का नोट मिल जाए तब मैं पुजारी हूँ, कागज़ का नोट ही सत्य है, कागज़ का नोट ही सनातन है। ऐसी परिभाषा मैंने गढ़ ली, ठीक है ना। तो आप संजीवनी खाद बनाएंगे? कौन बनाएगा? है जिसको फसलों की उपज चाहिए और पेस्टिसाइड नहीं डालना चाहता वो बनाएगा। और इसको कीड़ा मारने के लिए केवल नहीं बनाना, रोग मारने, मैंने कहा ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। अगर किसी टमाटर के खेत में मान लो कीड़ा बीमारी नहीं भी आ रही, इसका मैं स्प्रे कर रहा हूँ, तो टमाटर की चमक धमक, जैसे अभी बाज़ार से मिर्ची लाओ, टमाटर लाओ तो 2 दिन में सड़ जाता है कि नहीं। संजीवनी खाद जिस फसल में आप डालेंगे, 6 स्प्रे मारेंगे, उसका टमाटर आप रख दीजिए 10 दिन तक बाहर, सड़ेगा नहीं, मिर्ची सड़ेगी नहीं। अब सुन लो, गेहूं में, धान में, गन्ने में ये डालना पॉसिबल नहीं है। आलू में? अब आलू में तो डलना ही है, सब्जी आलू। अगर कोई छोटा किसान है, जैसे 1 ही एकड़ का किसान है, वो गेहूं बोया, उसको भी 100 के डालना तो डालेगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन जैसे 5-10 एकड़ का किसान है तो वो सोचता है कहाँ से डालेंगे, कितना ढेर सारा बनाना पड़ेगा। लेकिन सब्जी में और फलों में 100% डालना ही डालना है, ठीक है ना। जीवामृत पहले डालना है ज़मीन में, फसल की रोपाई के, बुवाई के पहले, और बाद में डालना है ये संजीवनी का स्प्रे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है, भोजन हम करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे। और आज की तारीख में ना किसी का शरीर स्वस्थ है, ना किसी का। आपका ऐसे एक उदाहरण दे देता हूँ। आज कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति जो जिसकी उम्र 50-60 हो गई हो, और उसके घर में एक कोई बच्चा है 14, 15, 16 साल का बच्चा या बच्ची, और कोई गलत काम कर रहा है, गलत काम करके आया है, माथारी बाप की औकात नहीं है कि उसको 2 तमाचा खींच के मारते हैं। क्यों? ये केमिकल, ज़मीन में डाले गए केमिकल, सब्जियों में डाले गए पेस्टिसाइड, इनका साइड इफ़ेक्ट माइंड तक इतना है कि ज़रा 2 थप्पड़ खींच के मार के देख लेना क्या होता है उसका रिजल्ट। क्या होगा रिजल्ट? या तो सुसाइड कर लेगा, और सुनो, और अगर कद काठी में आपसे बहादुर है तो तुम्हारा तमाचा जाएगा उसके गाल में बाद में, उसका तमाचा आ जाएगा तुम्हारे गाल में पहले। तो डर गए सब लोग। अब सुनिए, अब कोई किसी को कुछ कह पाता है? मतलब भाई को भी, बड़ा भाई छोटे भाई को भी कुछ नहीं कह सकता, बाप बेटे को कुछ नहीं कह सकता। सब ने ये मान लिया कि अब ये संसार ऐसा ही चलेगा। विनोद कुमार सचान कहते हैं ये संसार बदलेंगे,
और आप चाहेंगे तो बदलेगा। हमारे 3 साल के प्रयास से, सिर्फ 3 साल के प्रयास से देश के 4 लाख से ज़्यादा किसान हमसे जुड़ गए। कौन जुड़ गया? जो थोड़ा सा प्रकृति प्रेमी है वो जुड़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कल और आज की पूरी बात को समझेंगे और एक संकल्प लेंगे कि कागज़ का, और फिर बता दूं, ये कोई ना सोचे कि इससे घाटा होगा, नहीं। भगवान की व्यवस्था के साथ जो चलेगा, भगवान उसको घाटा तो होने ही नहीं देगा। ये भगवान का वचन है कि जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा उसको जीवन में कोई दुख नहीं होगा। और अभी अगर कागज़ का नोट आ गया, कैंसर हो गया घर में किसी को, तब बोलो। और आज देश में आप देख सकते हो, अपने आस पड़ोस में ताका झांकी करो, जरा पता चलेगा कि वो कागज़ का नोट कमाने में लगा रहा और बाद में क्या हुआ, घर में कोई मरीज कैंसर का हो गया। ऐसे व्यक्ति से मैं पूछता हूं कि क्या खोया क्या पाया। मैं पूछ चुका हूं पंजाब के ऐसे हजारों लोगों से, क्या खोया क्या पाया। बोले साहब मैंने कुछ नहीं पाया, मैंने जीवन में सब कुछ खोया। मेरे जैसा अधर्मी कोई था ही नहीं। आज समझ में आया है, ठीक है ना। नमस्कार।